नमस्कार, मैं हूं स्वाति रायना लेकर हाजिर हूं सुपरफास्ट बुलेटिन खबर चालीसा, जहां एक जगह आपको मिलती हैं दिन भर की सारी खास खबरें फटाफट। कारोबार राजनीति के साथ बुलेटिन के दूसरे हिस्से में होंगी तमाम राज्यों की बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट के साथ ग्लोबल खबरों का हाल। शुरुआत करते हैं कारोबार से जुड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात करते हैं शेयर बाजार की। लगातार चौथे दिन भी बाजार में नए रिकॉर्ड हाई बनने का सिलसिला जारी रहा। सेंसेक्स 184 अंक चढ़कर 63,284 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 54 अंकों की तेजी के साथ 18,812 पर क्लोजिंग हुई। जेरम पावेल के बयान पर ग्लोबल बाजारों में चार चांद लग गए, जिसका असर भारतीय बाजारों पर भी दिखा। निफ्टी की शुरुआत हरे निशान में हुई। दिन के दौरान 18,888 का नया स्तर भी बाजार ने छुआ, लेकिन उसके बाद थोड़ी मुनाफा वसूली भी हुई, लेकिन अंत में हरे निशान पर बाजार बंद होने में कामयाब रहे। अब देखते हैं बैंक निफ्टी और दूसरे सेक्टर्स में कैसा एक्शन रहा। आज बैंक निफ्टी की भी शुरुआत दमदार हुई। दिन के दौरान इसने 43,515 के स्तर को छुआ, वहां से करीब 300 अंक फिसला भी। आखिर में बैंक निफ्टी 30 अंक चढ़कर 43,260 पर बंद हुआ। मेटल शेयरों में चमक आज भी बरकरार रही। टाटा स्टील, नाल्को, हिंदुस्तान कॉपर, जेएसपीएल 2 से 4% भागे। आईटी शेयरों में चौतरफा खरीदारी आई। बिरला सॉफ्ट, परसिस्टेंट सिस्टम्स, एम्फेसिस और एलएनटी टेक वायदा के टॉप गेनर्स रहे, तो टीसीएस, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा 1 से 2% तक चढ़े। रियल्टी मीडिया सेक्टर में भी आज काफी एक्शन था। आज ऑटो कंपनियों ने नवंबर बिक्री के आंकड़े जारी किए। सबसे पहले बात 4 व्हीलर सेगमेंट की। मारुति सुजुकी के बिक्री में 14% का उछाल दिखा। हालांकि कंपनी की बिक्री अनुमान से कम रही, लेकिन ये 1,39,000 से बढ़कर 1,59,000 यूनिट्स तक पहुंची है। महिंद्रा की बिक्री 45% से ज्यादा बढ़ी है, 40,000 से बढ़कर 58,000 हुई है। टाटा मोटर्स ने भी अच्छे नंबर दर्ज किए। इसकी बिक्री 29,000 यूनिट से बढ़कर 40,000 हुई है। टाटा मोटर्स ने करीब 55% से ज्यादा की बढ़त दर्ज की है। अब बात करते हैं 2 व्हीलर सेगमेंट की। बजाज ऑटो के नंबर अनुमान से अच्छे नहीं रहे। बजाज की बिक्री 23% घटी है। ये 3,38,000 से घटकर 2,62,000 रह गई, जबकि बाजार को 2,90,000 यूनिट्स का अनुमान था। वहीं टीवीएस मोटर ने भी बाजार को निराश ही किया। टीवीएस ने भी अनुमान से अच्छे आंकड़े पेश नहीं किए, लेकिन इसने बिक्री में 2% की बढ़त जरूर दर्ज की। टीवीएस की बिक्री 2,57,000 से बढ़कर 2,63,000 यूनिट्स हो गई है। इंजीनियरिंग सिस्टम और सोल्यूशन मुहैया कराने वाली कंपनी यूनिपार्ट्स इंडिया का आईपीओ आज 2 गुना भरा। कंपनी के आईपीओ का आज दूसरा दिन है। यूनिपार्ट्स ने आईपीओ का प्राइस बैंड 548 रुपए से 577 रुपए प्रति शेयर तय किया है। इस आईपीओ को 2 दिसंबर तक यानी कल तक सब्सक्राइब किया जा सकेगा। यह आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल पर बेस्ड है। आईपीओ का लॉट साइज 25 शेयरों का है। रिटेल निवेशक अधिकतम 13 लॉट के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं। रिटेल निवेशकों को कम से कम 14,425 रुपए लगाने होंगे। टाटा प्ले ने आईपीओ के लिए सेबी के पास अर्जी दी है। टाटा प्ले आईपीओ के जरिए 2,000 से 2,500 करोड़ रुपए जुटा सकती है। दरअसल टाटा स्काई में डिज्नी समेत कई निवेशक अपना हिस्सा बेचना चाहते हैं। टाटा प्ले ने इसके लिए 5 इन्वेस्टमेंट बैंकर तय किए हैं, जिसमें कोटक महिंद्रा कैपिटल, बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी, मॉर्गन स्टैनली शामिल है। 18 साल बाद टाटा ग्रुप की किसी कंपनी का आईपीओ आ रहा है। 18 साल पहले टीसीएस का आईपीओ लाया गया था। डीटीएच मार्केट में टाटा प्ले देश में दूसरे नंबर पर है। पॉलिसी बाजार के लिए बुरी खबर है। कल पॉलिसी बाजार में ब्लॉक डील होने की संभावना है। जापान का सॉफ्ट बैंक ब्लॉक डील के जरिए हिस्सा बेचेगा। ब्लॉक डील के लिए 440 रुपए प्रति शेयर का भाव तय किया गया है। सॉफ्ट बैंक 2 करोड़ 28 लाख शेयर बेचेगा। यह डील करीब 12.5 करोड़ डॉलर में हो सकती है। इससे पहले सॉफ्ट बैंक ने पेटीएम से करीब 4.5% की हिस्सेदारी बेची थी, जिसके बाद शेयर में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। अब पॉलिसी बाजार में हिस्सा बेचने के बाद कल बाजार में शेयर का प्रदर्शन कैसा रहेगा, ये देखना होगा। नवंबर 2022 में भी जीएसटी कलेक्शन शानदार रहा है और ये 1,45,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। हालांकि ये आंकड़े अक्टूबर से कुछ कम रहे, लेकिन नवंबर 2021 में हुई जीएसटी वसूली के मुकाबले इस वर्ष नवंबर में जीएसटी कलेक्शन 11% बढ़ा। यह लगातार 9वां महीना है जब जीएसटी कलेक्शन 1.40 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का रहा। बहरहाल जीएसटी में बढ़ोतरी इस बात का संकेत है कि अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है और तो और सरकार की टैक्स से कमाई भी बढ़ी है।
आरबीआई ने आज से अपनी डिजिटल करेंसी के पायलट प्रोजेक्ट को रोल आउट कर दिया है। इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुनिंदा जगहों पर क्लोज यूजर ग्रुप बनाया जाएगा, जिसमें कस्टमर से लेकर मर्चेंट तक शामिल हैं। ई-रूपी डिजिटल टोकन का काम करेगा। डिजिटल करेंसी ठीक उसी प्रकार काम करेगी जैसे करेंसी नोट्स काम करते हैं। इसे बैंकों के जरिए डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। आरबीआई ने अभी इसमें कुल 8 बैंकों को जोड़ा है। शुरुआत में सिर्फ 4 शहरों को ही इसमें रखा गया है, जिसमें मुंबई, भुवनेश्वर, दिल्ली, बेंगलुरु जैसे शहर शामिल हैं। अब टेलीकॉम कंपनियों के लिए जरूरी खबर। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने सभी कंपनियों को एयरपोर्ट रनवे के 2 किलोमीटर के दायरे में 5G सेवा नहीं देने के निर्देश दिए हैं। दरअसल 5 एयरपोर्ट्स पर भारतीय एयरटेल ने अपनी 5G सेवा देने की घोषणा की है, जिसके बाद 5G सिग्नल से एयरक्राफ्ट का ऑल्टीमीटर प्रभावित हुआ। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने डीजीसीए से एयरक्राफ्ट के ऑल्टीमीटर्स को रिप्लेस करने में तेजी दिखाने को कहा है। तब तक ये सेवाएं नहीं मिलेगी। गुजरात विधानसभा के पहले चरण की 89 सीटों पर आज वोट डाले गए। 19 जिलों में पड़ने वाली इन 89 विधानसभा सीटों पर कुल 788 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है। इनमें कई बड़े नाम भी शामिल हैं। आज पहले चरण में 63% से ज्यादा लोगों ने वोट डाले। सौराष्ट्र कच्छ में सिर्फ 42% मतदान हुआ। दक्षिण गुजरात में 56% वोट पड़े। पहले फेज की कुल 89 सीटों में से बीजेपी के पास सबसे ज्यादा 58, कांग्रेस के पास 26, बीटीपी के पास 2, एनसीपी के पास 1 सीट है। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 5 दिसंबर को मतदान होगा और मतगणना होगी 8 दिसंबर को। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का चुनाव प्रचार भी जोरों पर है। आज पीएम मोदी ने अहमदाबाद में मेगा रोड शो निकाला है। नरोडा से चांदखेड़ा तक के इस रोड शो में विधानसभा की कुल 14 सीटें कवर होंगी। इससे पहले आज पीएम मोदी ने खलोल की रैली में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि उन्हें गाली देने के लिए कांग्रेस के नेताओं के बीच कंपटीशन चल रहा है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को राम सेतु से भी नफरत है। कांग्रेस में पीएम पद को नीचा दिखाने के लिए इस बात पर कंपटीशन चल रहा है कि कौन सबसे ज्यादा गाली दे सकता है। उन्होंने रावण और हिटलर वाले बयान को लेकर ये बात कही। सुनंदा पुष्कर मौत मामले में कांग्रेस सांसद शशि थरूर को आरोप मुक्त किए जाने के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पिछले साल शशि थरूर को मौत के मामले में सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में आरोप मुक्त कर दिया था। दिल्ली पुलिस की अपील पर हाईकोर्ट ने शशि थरूर को नोटिस जारी किया है। अब आपको बताएं कि शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत एक होटल में हुई थी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में आज बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर शामिल हुई। सफेद सूट पहने स्वरा भास्कर राहुल के साथ चली। साथ चलते हुए दोनों के बीच बातचीत भी होती रही। इस दौरान का वीडियो कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। राहुल गांधी के इस यात्रा के 82 दिन पूरे हो चुके हैं। स्वरा भास्कर ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में राहुल गांधी को ज्वाइन किया। स्वरा पहले भी कांग्रेस की इस यात्रा का समर्थन कर चुकी हैं। श्रद्धा हत्याकांड में आरोपी आफ्ताब पूनावाला का नार्को टेस्ट आज पूरा हो गया। आफ्ताब का नार्को टेस्ट 1 घंटे 50 मिनट तक चला। इस दौरान एक बार फिर आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या की बात कबूल की। सूत्रों के मुताबिक आरोपी आफ्ताब ने टेस्ट में पूछे गए ज्यादातर सवालों के जवाब दिए। इस दौरान कई सवालों के जवाब उसने अंग्रेजी में भी दिए। वहीं कुछ सवालों के जवाब देने में आफ्ताब ने थोड़ा समय लिया, लेकिन सवाल दोहराए जाने पर उसने जवाब दिया। सूत्रों का कहना है कि टेस्ट के दौरान आफ्ताब बेहद कॉन्फिडेंट दिख रहा था। आफ्ताब ने यह भी बताया कि उसने श्रद्धा के शव के टुकड़े करने में कौन कौन से हथियारों का इस्तेमाल किया और उन्हें कहां फेंका है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जिला जज के एक वायरल वीडियो को लेकर सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। वीडियो एक राउज एवेन्यू कोर्ट के जज का है, जो अपने केबिन में एक महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में दिख रहा है। ये महिला उसके स्टाफ में काम करने वाली बताई जा रही है। आदेश जारी करते हुए जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा कि वीडियो से व्यक्तियों के प्राइवेसी के अधिकार की क्षति होने की संभावना है, इसलिए इसे फैलने से रोका जाए। हालांकि इस आदेश से पहले ही जज को सस्पेंड कर दिया गया था। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सर्विसेज बहाल हो गई हैं। सर्वर डाउन होने से करीब 40 मिनट तक परिचालन बाधित रहा। एयरपोर्ट पर सर्वर डाउन होने की वजह से एयरलाइन के चेक इन और दूसरे परिचालन प्रभावित रहे। सर्वर डाउन होने की वजह से कई उड़ानें भी प्रभावित हुई। यात्रियों की भीड़ काफी ज्यादा बढ़ गई। जानकारी के मुताबिक एयरपोर्ट पर सामान्य की तुलना में भीड़ थोड़ी ज्यादा हो गई थी। आज से भारत G20 की अध्यक्षता की शुरुआत कर रहा है। इस खास मौके को यादगार बनाने के लिए G20 के लोगों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों समेत 100 स्मारकों को 7 दिसंबर तक रोशन किया जाएगा।
इन साइट्स में श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर से लेकर दिल्ली के लाल किला और तंजावुर के चोल मंदिर भी खास रोशनी से जगमगाते नजर आएंगे। इन 100 स्थलों की सूची में दिल्ली स्थित हुमायूं का मकबरा, पुराना किला, तो गुजरात में मोढेरा का सूर्य मंदिर, ओडिशा में कोणार्क का सूर्य मंदिर शामिल हैं। अपनी अध्यक्षता के दौरान भारत 50 से ज्यादा शहरों में 32 विभिन्न क्षेत्रों के लिए काम कर रहे देशों की करीब 200 बैठकों की मेजबानी करेगा। पीएमसी बैंक घोटाले के बाद आरबीआई ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इसमें बैंकों के नेटवर्थ और कैपिटल एडिक्वेसी के लिए शर्तें तय कर दी गई हैं। टियर 1 कैटेगरी के अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए कम से कम 2 करोड़ रुपए के नेटवर्थ की शर्त रखी गई है। बाकी सभी अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए नेटवर्थ की शर्त 5 करोड़ रुपए होगी। नेटवर्थ के नए पैमाने को पूरा करने के लिए मार्च 2028 तक समय दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और यूट्यूब चैनल के बाद सरकार ने नशे को बढ़ावा देने वाले गानों को लेकर देश के एफएम रेडियो चैनलों को आगाह किया है। केंद्र सरकार ने रेडियो चैनलों को ऐसे गाने चलाने से आगाह किया जो शराब, ड्रग्स, गन कल्चर समेत असामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। एफएम रेडियो चैनलों के लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी एक एडवाइजरी में सख्त निर्देश जारी किए गए। मौजूदा नियमों और शर्तों का सख्ती से पालन किया जाए, ऐसा कहा गया। साथ ही निर्देश ये कि ऐसी किसी भी सामग्री का प्रसारण न किया जाए जिससे नियमों का उल्लंघन हो। मंत्रालय ने कहा कि निर्देश नहीं मानने पर लाइसेंस रद्द करने से लेकर कानूनी कार्रवाई तक हो सकती है। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आइए अब खबर चालीसा में देखते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें। मुंबई में दक्षिण कोरिया की एक महिला ब्लॉगर से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों के नाम मोबिन चांद मोहम्मद शेख और मोहम्मद नकीब अंसारी है। मुंबई के खार इलाके में जब पीड़ित महिला लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी तब आरोपियों ने लड़की के साथ छेड़छाड़ की। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कल मुंबई पुलिस के ट्विटर हैंडल पे एक वीडियो प्राप्त हुआ जिसमें एक वीडियो ब्लॉगर महिला के साथ 2 युवक छेड़छाड़ कर रहे ऐसा दिख रहा था। ये घटना खार पुलिस स्टेशन के अंदर हुई ऐसा जांच में पता चला, जिसके बाद खार पुलिस स्टेशन ने जिस महिला के साथ ये घटना घटी उनसे संपर्क किया, लेकिन वो महिला मनस्थिति ठीक न होने के कारण वो बाद में आएंगी, बाद में शिकायत करेंगी ऐसा उन्होंने बताया। लेकिन ये घटना गंभीर होने के कारण खार पुलिस स्टेशन के निर्भया स्क्वाड के महिला कर्मचारी के शिकायत पे शासन की तरफ से इसमें एफआईआर दाखिल हुई और आगे के इन्वेस्टिगेशन में खार पुलिस स्टेशन में इसमें जो युवक थे उनको अरेस्ट किया और इसके आगे की इन्वेस्टिगेशन खार पुलिस स्टेशन कर रही है। केंद्र सरकार के वायु गुणवत्ता आयोग ने प्रदूषण को लेकर बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान को एनसीआर में 1 जनवरी से केवल सीएनजी और ई ऑटो का पंजीकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही पैनल ने यूपी, हरियाणा, राजस्थान से 2026 के अंत तक डीजल ऑटो को चरणबद्ध तरीके से हटाने को भी कहा है। एनसीआर में दिल्ली के साथ ही हरियाणा के 14 जिले, उत्तर प्रदेश के 8 जिले और राजस्थान के 2 जिले शामिल हैं। ईडी ने मनरेगा से जुड़े घोटाले में जेल में बंद निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने रांची में पूजा सिंघल की 82 करोड़ 77 लाख रुपए की अचल संपत्तियों को स्थायी रूप से कुर्क किया है। इन संपत्तियों में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक डायग्नोस्टिक सेंटर और 2 लैंड पार्सल शामिल हैं। ये घोटाला झारखंड के खूंटी जिले का है। पूजा घोटाले के वक्त वहां डिप्टी कमिश्नर के पद पर तैनात थी। आरोप है कि बिना काम के ही मनरेगा योजना का पैसा निकाल लिया गया। आपको बताएं, कमर में क्यूआर कोड लगाकर वकीलों से बख्शीश लेने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट जज के अर्दली को निलंबित कर दिया गया है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेश बिंदल के आदेश पर उसे निलंबित किया गया। अर्दली की यह करतूत सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल होने के बाद चीफ जस्टिस ने इसे गंभीरता से लिया और रजिस्ट्रार को कार्रवाई के निर्देश दिए। आरोप है कि वो कोर्ट कैंपस में अपनी वर्दी पर पेटीएम का वैलेट लगाकर घूमता था और आपको बताएं कि इस दिशा में उस पर वकीलों से बख्शीश भी मांगा करता था। उत्तर भारत में दिसंबर की शुरुआत से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने ज्यादातर राज्यों में पारा लुढ़कने का अनुमान जताया है। दिल्ली, यूपी, बिहार, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में ठंड के बढ़ने के आसार हैं।
मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में पहाड़ों में बर्फबारी हो सकती है। इसी बीच IMD ने दक्षिणी राज्यों में मध्यम और भारी बारिश का अनुमान भी जताया है। उत्तराखंड में आने वाले 2 दिनों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस में कमी आने की संभावना है। फिल्म दृश्यम 2 बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई कर रही है। फिल्म की सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए सक्सेस पार्टी रखी गई, जिसमें अजय देवगन, तब्बू और श्रेया सरन समेत बॉलीवुड के कई दिग्गज स्टार शामिल हुए। बॉक्स ऑफिस पर दृश्यम 2 ने 160 करोड़ से ज्यादा कमाई के आंकड़े को पार कर लिया है। 50 करोड़ के बजट पे बनी इस फिल्म का निर्देशन अभिषेक पाठक ने किया। दृश्यम 2 अजय देवगन की 2015 में आई फिल्म दृश्यम का सीक्वल है। विकी कौशल की बहुचर्चित फिल्म सैम बहादुर की रिलीज डेट की अनाउंसमेंट हो गई है। फिल्म में विकी कौशल के साथ दंगल फेम एक्ट्रेस सानिया मल्होत्रा और फातिमा सना शेख भी मेन लीड में नजर आएंगी। सैम बहादुर के छोटे से टीजर के साथ ही विकी की इस फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान किया गया है। अगले साल 1 दिसंबर 2023 को सैम बहादुर सिनेमाघरों में रिलीज के लिए पूरी तरह तैयार है। आपको बताएं, बॉलीवुड की मशहूर डायरेक्टर मेघना गुलजार इस फिल्म को डायरेक्ट कर रही हैं। एक्ट्रेस काजोल इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म सलाम वेंकी का जमकर प्रमोशन कर रही है। इस फिल्म में काजोल फना के अपने कोस्टार आमिर खान के साथ एक बार फिर से नजर आएंगी। आमिर फिल्म सलाम वेंकी में एक स्पेशल कैमियो में नजर आएंगे। काजोल ने बताया कि आमिर इस फिल्म में अमेजिंग और बिल्कुल धमाकेदार अंदाज में नजर आएंगे। आपको बताएं, फिल्म सलाम वेंकी यूथनेशिया यानी इच्छा मृत्यु को लेकर बनी है। बॉलीवुड एक्टर फरदीन खान लंबे समय से बड़े पर्दे से गायब हैं। बीते 13 सालों में फरदीन खान की एक भी फिल्म नहीं आई, लेकिन फरदीन के फैंस अब उन्हें फिल्म विस्फोट से कमबैक करते हुए देखेंगे। फिल्म विस्फोट में फरदीन के अलावा बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख भी नजर आएंगे। इस फिल्म के सिनेमाघरों में रिलीज होने की उम्मीद थी, लेकिन हाल ही में प्रोड्यूसर संजय गुप्ता ने खुलासा किया कि फरदीन खान अब OTT से कमबैक करेंगे। फिल्म सीधे एक OTT प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगी। हिंदी सिनेमा की दमदार एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह ने बहुत कम समय में अपनी खास पहचान बनाई है। रकुल प्रीत की आने वाली फिल्म छतरी वाली का फर्स्ट लुक पोस्टर सामने आ गया है। रकुल प्रीत की यह फिल्म सिनेमाघरों के बजाय OTT पर रिलीज होगी। एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर छतरी वाली का फर्स्ट लुक पोस्टर शेयर किया। छतरी वाली को मशहूर OTT ऐप ZEE5 ऐप पर रिलीज किया जाएगा। हालांकि इस फिल्म की रिलीज डेट अभी तक रिवील नहीं की गई है। रकुल के अलावा इस फिल्म में हिंदी सिनेमा के कलाकार सतीश कौशिक, राजेश तेलंग और सतीश व्यास लीड रोल में नजर आएंगे। इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन रिकॉर्ड्स का अंबार लगा दिया। बेन स्टोक्स की कप्तानी वाली इंग्लिश टीम ने मैच के पहले ही दिन 500 से अधिक रन बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 1910 में 494 रनों का पहाड़ एक दिन में खड़ा किया था। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में ये पहली बार हुआ जब मैच के पहले दिन 4 खिलाड़ियों ने शतक लगाए। आपको बताएं कि इस तरीके से पाकिस्तान की धज्जियां उड़ी। वेस्टइंडीज के खिलाफ पर्थ में खेले जा रहे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने इस मैच में धमाकेदार डबल सेंचुरी जड़ी और कई रिकॉर्ड बना डाले। स्टीव स्मिथ को 311 बॉल पर अपना दोहरा शतक पूरा किया उन्होंने, जो उनके टेस्ट करियर का चौथा दोहरा शतक भी है। ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपनी पारी 4 विकेट के नुकसान पर 598 पर घोषित कर दी। स्टीव स्मिथ ने टेस्ट मैच में सर डॉन ब्रैडमैन के 29 शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। टीम इंडिया अपने अगले असाइनमेंट के लिए मिशन ढाका पर रवाना हो चुकी है। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की, जिसमें वो प्लेन में बैठे हुए हैं। उनके साथ उमेश यादव, चेतेश्वर पुजारा भी नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी फोटो मोहम्मद सिराज ने शेयर की, जिसमें उनके साथ लोकेश राहुल, अक्षर पटेल नजर आ रहे हैं। टीम इंडिया बांग्लादेश दौरे पर 3 वनडे मैच सीरीज के अलावा 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी। वनडे सीरीज का पहला मैच 4 दिसंबर को खेला जाएगा, जबकि 26 दिसंबर को टीम इंडिया अपना बांग्लादेश टूर खत्म करेगी। कतर में चल रहे फीफा विश्व कप 2022 में ग्रुप स्टेज के मुकाबले अब अंतिम दौर में पहुंच चुके हैं। कुल मिलाकर इस विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में अब तक 9 टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं। इन टीमों में फ्रांस, ब्राजील, पोर्चुगल, नीदरलैंड, सेनेगल, USA, इंग्लैंड, अर्जेंटीना और मेक्सिको की टीमें शामिल हैं। इन 9 टीमों में से सिर्फ पुर्तगाल का अभी तक तय नहीं हो पाया है कि उसका सामना किस देश से होगा। बाकी 8 टीमों के प्री क्वार्टर फाइनल मैच तय हो चुके हैं।
फीफा वर्ल्ड कप 2022 का जोश 7वें आसमान पर है। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के नाम एक बड़ा रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। मेसी अर्जेंटीना के लिए सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। बुधवार को पोलैंड के खिलाफ मेसी ने 22वां वर्ल्ड कप मैच खेला। मेसी ने अपने देश के लेजेंड फुटबॉलर डिएगो मैराडोना को पछाड़कर इस कीर्तिमान को बनाया है। मेसी ने कहा कि आज मैराडोना मेरे लिए बेहद खुश होंगे। बुधवार को हुए इस मुकाबले में अर्जेंटीना ने पोलैंड को 2-0 से शिकस्त दी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने 1971 में युद्ध की हार का ठीकरा सेना पर फोड़ दिया है। बिलावल ने कहा कि 1971 में पूर्वी पाकिस्तान की हार को एक सैन्य विफलता करार दिया। इससे पहले सेना प्रमुख बाजवा ने इसकी वजह राजनीतिक विफलता को बताया था। पीपीपी के अध्यक्ष बिलावल ने अपनी पार्टी के इतिहास को बताते हुए कहा कि इसके संस्थापक और उनके दादा जुल्फिकार अली भुट्टो की उपलब्धियों ने पाकिस्तान को काफी फायदा किया है। रूस ने पाकिस्तान सरकार को बड़ा झटका दिया है। पाकिस्तान को डिस्काउंट पर कच्चा तेल देने से रूस ने साफ इनकार कर दिया है। आपको बताएं, पाकिस्तान ने रूसी कच्चे तेल पर 30 से 40% की छूट मांगी थी, लेकिन रूस ने पूर्व प्रतिबद्धताओं के कारण शहबाज शरीफ सरकार के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है। पाकिस्तान फिलहाल पेट्रोल और डीजल की महंगाई से जूझ रहा है। ऐसे में उससे उम्मीद थी कि भारत की तरह वो भी रूस से सस्ता तेल हासिल कर लेगा, लेकिन मॉस्को ने उसे झटका दिया है। रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने नाटो पर आरोप लगाया कि वो भारत को रूस और चीन विरोधी गुट में घसीट रहा है। रूस के प्रभाव को कम करने के लिए नाटो और पश्चिमी देश भारत का सहारा लेना चाहते हैं। रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि यूक्रेन की तरह नाटो और पश्चिमी देश साउथ चाइना सी के बहाने चीन के पास माहौल खराब करने की कोशिश में है, जिससे रूस को भी खतरा है। लावरोव ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि साउथ चाइना सी और ताइवान में टेंशन बढ़ाकर नाटो आग से खेल रहा है। फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरीन और न्यूजीलैंड की पीएम जेसिंडा अर्डर्न की मुलाकात खूब सुर्खियों में है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने दोनों से उनकी उम्र को लेकर अटपटा सा सवाल पूछा। पत्रकार ने पूछा, क्या आप दोनों सिर्फ इसलिए मिल रही हैं क्योंकि आपकी उम्र लगभग बराबर है और आप दोनों ही महिलाएं हैं, या फिर फिनलैंड और न्यूजीलैंड के रिलेशन को लेकर स्ट्रैटेजी बनाने पर चर्चा के लिए ये मीटिंग रखी गई है। न्यूजीलैंड की पीएम जेसिंडा ने जवाब देते हुए कहा कि जानते हैं कि आमतौर पर पॉलिटिक्स में आदमी ज्यादा होते हैं, लेकिन अगर दो महिला नेता मुलाकात करती हैं तो ये सिर्फ जेंडर के कारण नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कभी किसी ने बराक ओबामा और जॉन की ये कोई मुलाकात को लेकर ऐसा सवाल किया होगा। खूंखार आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के मुखिया अबू अल हसन के मारे जाने की पुष्टि हुई है। इस्लामिक स्टेट के प्रवक्ता ने एक ऑडियो मैसेज जारी कर अबू अल हसन के मारे जाने की पुष्टि की। हालांकि अबू अल हसन की मौत कैसे हुई ये नहीं बताया गया, बस इतना कहा गया कि वो अल्लाह के दुश्मनों से लड़ते हुए मारा गया। अबू अल हसन इस्लामिक स्टेट के पहले नेता अबू अल बगदादी का भाई है। अबू अल हसन के मारे जाने के बाद इस्लामिक स्टेट ने अपने नए प्रमुख के नाम का ऐलान भी कर दिया। इस्लामिक स्टेट ने बताया कि अब अबू अल हसन नया प्रमुख होगा। खबर 40 में बस इतना ही। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए इसी